हमने लास्ट टाइम काफ़ी हद तक समझे कंप्लीट ही कर लिया था। जो टॉपिक था हमारा आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला, एक छोटा सा उसमें से टॉपिक रह गया जो उसमें भी कंसिडर हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी कंसिडर हो सकता है। वो हम आज करेंगे, वो ब्रांच प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली हमने उसमें अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम स्टार्ट हुए थे कि हमने फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट लगाने, और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो हैं उनकी डेप्थ डिफरेंट होगी वो पाइपलाइन की। तो शुरू में हमने कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर किया, फिर हमने कहा ये तो सही नहीं है, इससे ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, तो हमने स्कोर बोर्ड किया कि हमने कहा चलो इशू इन ऑर्डर ही करें, लेकिन पहले से चेक कर लेंगे कोई हैज़र्ड तो नहीं आता। फिर हमने कहा कि यार वाई नॉट इशू भी आउट ऑफ ऑर्डर करना शुरू करें, और उसका हमने चेक किया कि उसमें थोड़ा सा गेन था, लेकिन ज़्यादा गेन तब आएगा जब उसके साथ रजिस्टर रीनेमिंग भी करें। उसके लिए हमने टॉमस हुलोस आर्किटेक्चर देखा, जिसके अंदर हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन भेजते हुए इंस्ट्रक्शन नंबर पे डिपेंडेंस डाल देते हैं, बजाय इसके कि हम रजिस्टर नंबर पे डालें। कि भाई अगर कोई चीज़ रजिस्टर F4 पर डिपेंड कर रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो F4 पर डिपेंड कर रही है, बल्कि जिस इंस्ट्रक्शन नंबर रीऑर्डर बफर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन नंबर बनता है हम उस पर डिपेंड करवा देंगे। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड के मसाइल कुछ हल हो गए। उसके बाद हमने एक और मिलती जुलती टेक्निक की जो कि यूनिफाइड रजिस्टर फाइल थी, जो कि सिमिलर काम ही कर रही थी। और इन बिटवीन हमने ये कहा कि यार ये जो टॉमस हुलो का इनिशियल आर्किटेक्चर था उसके अंदर प्रिसाइज इंटरप्ट्स को हैंडल करना मुश्किल था, क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती हैं, और अगर कोई चीज़ पहले कंप्लीट हो गई और बाद में पता चला कि उससे पिछली इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट था, तो अब उसको अनडू कैसे करें। तो उसका फिर हमने एक तरीका ये रखा कि हमने कहा कि कमिट की स्टेज इन ऑर्डर में हो, एग्जीक्यूशन हम आउट ऑफ ऑर्डर करते रहे। तो उसके लिए हमें रीऑर्डर बफर के साथ एक्स्ट्रा एंट्रीज डालनी पड़ी, जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करवाते जाएंगे, बट इन दी एंड कमिट हम इन ऑर्डर ही करेंगे। सो अलॉन्ग द वे जो चीज़ हमने नहीं डिस्कस पूरी तरह की वो ये थी कि ब्रांच की जो पेनल्टी बढ़ती है वो कैसे रिजॉल्व करें। यानी कि अब आप बहुत सी इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में फैच करके ला रही हैं और उनको पैरेलल में डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स को दे रही हैं, मगर अगर उनमें कोई इंस्ट्रक्शन ब्रांच की आ गई और ब्रांच टेकन हुई कि भाई इसका मतलब है कि आपने जंप करके किसी और जगह जाना है, तो आपने जो कुछ किया दरमियान में उसको कैसे रोकेंगे अगर वो एग्जीक्यूट हो चुका हुआ। और तो ये, और दूसरा ये कि वो इंस्ट्रक्शन ज़ाया तो होंगी, तो उनको किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो जो ब्रांच प्रेडिक्टर हैं वो मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर एक मतलब सिग्निफिकेंटली बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, हम उसकी कुछ सिंपलर टेक्निक्स पढ़ेंगे, मगर अब इससे मज़ीद एडवांस टेक्निक्स भी शायद कुछ आ गई हुई हैं जो कि हम शायद पढ़े ना, लेकिन लेट से कि कल को अब रमीज़ कह रहे थे कि उन्होंने फास्टेस्ट प्रोसेसर बनाना है, तो अगर वो बनाना है तो आपको थोड़े से रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि वो रिसर्च पेपर क्या कहते हैं, अगर आपने जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो क्या कह रही हैं, और अगर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप फास्टेस्ट प्रोसेसर की तरफ भी आ सकते हैं। मैंने उसको भी कहा कि आप अभी स्लोएस्ट बना लें पहले, मतलब चलता हो। ठीक है, क्योंकि वो एक था ना कि एक बंदा कहता है मैं मैथ्स में बहुत तेज़ हूँ, तो वो से दूसरा बंदा पूछता है अच्छा भाई 13,229 को 45 समथिंग, तो जल्दी से जवाब बता देता है। तो कहता है ये तो गलत है, कहता है पर फास्ट तो है ना। तो ये वाला चक्कर होगा कि भाई फास्टेस्ट प्रोसेसर तो बना लेंगे, पर वालेकुम अस्सलाम, आपको तो मुशाफा सलाम करना। बैठ जाए आए हैं तो फिर बैठ जाए, नेक्स्ट चल ठीक है ठीक है, ओके। स्पेशली हमसे मिलने आए जी आफ्टर मिड ड्रॉप आउट, चले गुड, ओके। सो ये हमारा काइंड ऑफ जो ओवरऑल स्टेजेस बनती हैं कि हम फैच करते हैं, पीसी इंस्ट्रक्शन कैश को देंगे, फैच बफर में आएगी, फिर इशू बफर, फिर फंक्शनल यूनिट्स, रिजल्ट बफर, और फाइनली कमिट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने तोड़ दिया था फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और कमिट में, और कमिट इन ऑर्डर होता है, बाकी सारी चीज़ें जो है फैच इन ऑर्डर होता है। दरमियान वाली चीज़ों को हमने कहा था कि बेशक आउट ऑफ ऑर्डर भी हो जाए, तो ये चीज़ है। अच्छा, जो नए प्रोसेसर हैं ना उनमें ये बहुत सारी स्टेजेस
में टूटा हुआ होता है, यानी ये हमने डब्बे तो 5 बनाए हैं, लेकिन इट कुड बी कि ये 20 स्टेजेस की पाइपलाइन हो, ठीक है, या 30 स्टेजेस तक भी जा सकती है। तो 10 से 30 के दरमियान अमूमन वेरी कर रही होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप के किस उसको टारगेट करें। तो जो आपका पीसी कैलकुलेशन से ब्रांच रेजोल्यूशन तक का प्रॉब्लम है, जब आपको पता चले कि ब्रांच होनी है कि नहीं होनी और किधर जाना है, ठीक है, पीसी कैलकुलेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और उधर से लेकर आपका कि आपने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो आएगी, उसको पता चलेगा कि ब्रांच है कि नहीं है, और उसमें अमूमन 8-10 स्टेज ऑफ पाइपलाइन गुजर चुकी होती है। तो इतनी देर में तो बेसिकली अब आपका जो एग्जीक्यूट स्टेज है वहाँ जाकर हमें बेसिक वो कंपैरिजन अगर हमने उधर इम्प्लीमेंट किया हुआ तो उसके बाद हमें पता चलेगा तो कितना काम ज़ाया होगा। अगर रास्ता में एक एस्टिमेट करें तो एक हमारी विड्थ है कि टोटल हम कितनी इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में फैच कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कि कितनी हमारी डेप्थ बनती है पाइपलाइन की, तो इतनी कम अज़ कम हमारी इंस्ट्रक्शंस ज़ाया हो रही होंगी, प्लस बीच में लेट से रीऑर्डर बफर में आपने भी कुछ सेव करके रखी हुई है, ठीक। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर 10 इंस्ट्रक्शन है, आप 4-4 इकट्ठे फैच कर रहे हैं तो 40 तो ये होगी, ठीक है, और प्लस कुछ बफर की एंट्रीज भी होगी। तो अब इसको ये जो 40 इंस्ट्रक्शन या आपकी ज़ाया होनी है, हाउ कैन वी मिटिगेट, कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं इसके इम्पैक्ट को, कि यार ये ज़ाया ना हो, ठीक है। उसके लिए एक सोल्यूशन जो शुरू के सिंपलर सोल्यूशन हैं वो कुछ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हैं, ठीक है, कि आप बजाय हार्डवेयर में कोई चेंज ना करें, एक तरीका ये है कि आप ब्रांचेस ही काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, उसके लिए अमूमन मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा जिक्र किया था कि आप लूप अनरोलिंग कर सकते हैं। लूप अनरोलिंग ये है कि अगर आपका 1000 दफ़ा लूप चलना था और आपने एक एरे के अंदर कह लो कि 10 ऐड करना था 1000 एंट्रीज़ में, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई 250 दफ़ा चले और 4-4 एंट्रीज़ को ऐड करता जाए, ठीक है, तो 4 दफ़ा अनरोल हो गया, इसको हम कहते हैं अनरोलिंग, ठीक है, कि बजाय i = 0, i <1000 i++ करें, i++ के बजाय i = i+4 कर दें, और आप ith एलिमेंट पे भी i+1 i+2 i+3 सारों में कुछ जो भी ऑपरेशन करना होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड अनरोलिंग। लेकिन जब ये आप करते हैं तो आपका कोड साइज़ बढ़ जाता है और कोड उतना रीडेबल भी नहीं रहता, यानी उतना खूबसूरत भी नहीं रहता जो आप नॉर्मल लिख रहे थे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रांच रेजोल्यूशन जो है उसको किसी तरह पीछे कर सकें। तो जो थोड़े से पुराने प्रोसेसर थे उनमें कंडीशन अलहदा चेक होती थी, कंडीशन अलहदा जनरेट होती थी एक इंस्ट्रक्शन से, और ब्रांच अलहदा होती थी। तो आप अगर वो कंडीशन पहले जनरेट किसी तरह कर दें तो जब आपने चेक करना होगा तो आपको पहले से पता होगा कि ब्रांच होनी है कि नहीं होनी, ठीक है। लेकिन ये भी मतलब ऑब्वियसली 2 स्टेजेस में तोड़ेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ गई और थोड़ा स्लो डाउन हो गया। हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर में एक सोल्यूशन हमने पहले पढ़ा था कि हम डिफ़ाइन ही ये कर लें कि यार ब्रांच आई है तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, तो आप कोई इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन उधर स्केड्यूल कर लें या फिर कह लो कि नो ऑप डाल दें अदरवाइज। तो ये भी अगर तो कम स्टेज पाइपलाइन है कि यानी 5 स्टेज की पाइपलाइन है, वहाँ पर तो ये शायद चल जाए, या 6 स्टेज 7 स्टेज पे। लेकिन अगर आपकी 12-14 स्टेज की पाइपलाइन है तो इतने आपको इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती और वो बेसिकली टाइम ज़ाया ही हो रहा होता, ठीक है। और जो आखिरी सोल्यूशन वो है कि स्पेकुलेट करें, कि आप गैस करें कि ब्रांच होनी है कि नहीं होनी, ठीक है, और उस गैस की बेस पे आप आगे एग्जीक्यूशन कर दें, ठीक है। और अगर वो गैस गलत हो गया तो इंस्ट्रक्शंस को किल कर दें नीचे जाके, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन या ब्रांच प्रेडिक्शन, और यही बेसिकली आज का मेन टॉपिक है। और ज़्यादातर ये यूज़ होता है बिकॉज इसकी एक्यूरेसी, वो जो हमारा गैस करने की एक्यूरेसी है उस पर चीज़ें मैटर कर रही होती है। तो गैस करने की एक्यूरेसी जो है ना वो 90-95% तक ठीक होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप बहुत सारा काम बचा लेते हैं, और कभी कभार जो है लेट से 10% ऑफ टाइम आपको पेनल्टी पड़ जाती है, ठीक है। सो बेसिकली जो मॉडर्न प्रेडिक्टर्स हैं वो तकरीबन मैंने बताया कि 90-95%, बल्कि ज़्यादा जो अच्छे हैं आजकल के वो 95% से बेहतर प्रेडिक्शन कर देते होते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादातर जो तंग करती हैं वो टेकन ब्रांचेस करती हैं, नॉट टेकन तो हम
कम ज़रा तंग करती हैं। कई दफ़ा नॉट टेकन को हम कहते हैं कि नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो बाज़ प्रोसेसर आर्किटेक्चर यूँ चल रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार नॉट टेकन ब्रांच को समझो कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे सीधा सीधा सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। अगर टेकन होनी है तो उसके लिए ब्रांच प्रेडिक्टर बनाओ, ठीक है। ओके, सो इसके लिए हमें ना दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो ये कि किसी तरह हम प्रेडिक्ट कर सकें कि ब्रांच होनी है कि नहीं, और दूसरा हमें चाहिए होगा कि अगर वो प्रेडिक्शन गलत हुई तो हमने जो तुक्का मार के चीज़ चला दी थी उसको कैंसिल आउट कैसे करें, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं कि रिकवरी मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। सो जो प्रेडिक्शन स्ट्रक्चर है उसमें हम अभी दो टेक्निक्स पढ़ेंगे, एक कहलाता है ब्रांच हिस्ट्री टेबल और एक कहलाता है ब्रांच टारगेट बफर, ठीक है। तो सिंपलर सी टेक्निक्स हैं, कोई ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और रिकवरी मैकेनिज्म में ये है कि आप कंप्यूटेशन को कमिट से ज़्यादा कर दें, जिस तरह हमने पहले भी किया था। और कमिट जो है वो तभी करें जब हमें पता हो कि यार ब्रांच रिजॉल्व हो गई है। अगर आपको पता चला है कि नहीं नहीं ये तो रिजॉल्व नहीं हुई, तो फिर क्योंकि उससे पीछे वाली कमिट हुई है, आगे वाली नहीं हुई, तो आगे वाली जो एग्जीक्यूट हो गई थी मगर कमिट नहीं हुई थी उन सबको किल कर, ठीक। सो दैट्स द मेन थीम बिहाइंड इट। तो थीम तो समझ आ गई सारों को, ठीक है। क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है ब्रांच इंस्ट्रक्शन जब भी आई कि यार ब्रांच होगी या नहीं होगी, और फिर उसका एड्रेस क्या बनेगा, और उस ब्रांच की बेस पे फिर आप आगे एग्जीक्यूशन भी कर लेंगे, इंस्ट्रक्शंस भी फैच कर देंगे, चला भी लेंगे। लेकिन बाद में थोड़ी देर जाके जब असल में आपने निकाल कैलकुलेट किया जितनी देर में 8-10 साइकिल लग गए, पता चला कि नहीं नहीं भाई ये तो आपने गलत किया था, ठीक है। तो 90% ऑफ द टाइम आप ठीक कर रहे होंगे। तो यानी मिसाल के तौर पर 10 आपकी ब्रांचेस आई कोड में, तो 9 ठीक हो गई, एक ब्रांच जो होगी जिसमें जाकर ये वाला मसला आया, अलर्ट से मसला आया, तो हमने क्या किया कि पीछे वाली सारी किल कर दी, बिकॉज हमने कमिट नहीं किया हुआ था, कमिट इन ऑर्डर ही था। ओके, सो अब ये जो नंबर्स हैं ये थोड़ा सा कह लेंगे रियलिस्टिक वाले नंबर हैं कि सुपर स्केलर्स अक्सर जो होते हैं वो 4 वे सुपर स्केलर तो होते हैं कि 4-4 फैच कर रहे होते हैं, ठीक है। 8 पाइपलाइन स्टेजेस आप अज्यूम कर लेंगे फैच से लेकर डिस्पैच तक हैं। उसके आगे 80 एंट्री का रीऑर्डर बफर है और 3 साइकिल हैं फ्रॉम इशू टू ब्रांच रेजोल्यूशन के आपने इशू कर दी, उसके बाद रिजॉल्व होने में लेट से कि जो एग्जीक्यूट वाला या फंक्शनल यूनिट है उसको 3 साइकिल लग जाते हैं। तो ओवरऑल आपको कितना पड़ा, तो ये वो कैलकुलेशन की हुई है कि 8 × 4 तो ये हो गई कि जो आपकी फैच से लेकर डिस्पैच तक थी और 4-4 इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे थे, ठीक है। तो 32 इंस्ट्रक्शन से सिंपल ये हो गई। फिर आपने रीऑर्डर बफर 80 एंट्री का रखा हुआ है, तो 80 हो गई, -1 इसलिए किया हुआ है कि एक ये खुद ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, चलो इसको निकाल देते हैं, बाकी सारी जो है वो आ गई। तो आपके पास ये तकरीबन 111 इंस्ट्रक्शंस की फकी पड़नी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रोकें, ठीक है। और प्रेडिक्शन हम जितनी अच्छी करेंगे ना उसका इफेक्ट कह लो कि उसका इफेक्ट एक्चुअली यानी सिर्फ 5% इंक्रीज से आपकी तकरीबन 50% ब्रांच मिस प्रेडिक्ट्स बच जाएंगी। वो किस तरह कि अगर 90% है, 90% का मतलब है कि हर 10 में से एक ब्रांच फेल होती है, 95% का मतलब है कि हर 20 में से एक, ठीक है। तो 95% करेक्ट होने का मतलब है कि 5% फेलियर रेट है। तो अगर आपकी जो जनरल नंबर्स हैं, ठीक है, रफ वो ये है कि लेट से कि हर 6 इंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपकी ब्रांच की आ रही है, ठीक है। तो अब आपकी जो अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है तो हर 60 इंस्ट्रक्शन में एक फेल हो जाएगी, क्योंकि हर 6 में एक आ रही थी, तो 60 में 10 हो जाएंगी, 10 में से एक ऑन एवरेज आपकी फेल हो रही है। लेकिन अगर आप 95% पे चले गए तो अब वो 60 के बजाय 120 में एक फेल होने की चांस बन गया, ठीक है। और 120 111 से ऊपर का नंबर है, ठीक है। तो आपकी जितनी इन फ्लाइट हैं उनसे भी ज़्यादा तो बहुत कम आपको इवेंचुअली ब्रांच मिस प्रेडिक्शन पड़ी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अगर इस हार्डवेयर पे थोड़ा सा मेहनत कर लें कि यार ब्रांच प्रेडिक्टर अच्छा बना लें और उसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ा दें, तो उसका इफेक्ट अगर 5% से आपको डबल हो जाता है कि मतलब मिस प्रेडिक्शन पढ़ने का चांस, तो इसका मतलब है कि ये दिस इज़ अ गुड थिंग जिधर आप रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये उसका एक तरह से ब्रांच प्रेडिक्शन क्यों करनी चाहिए, हम उस पर आगे।
अच्छा, ब्रांच प्रेडिक्शन भी दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। सो हम बेसिकली डायनामिक पढ़ेंगे, लेकिन स्टैटिक भी हम उससे पहले टच कर लेते हैं, ये छोटी सी चीज़ है। नॉर्मली आपका कोड जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसमें इफ एल्स होते हैं या लूप्स होते हैं, ठीक है। सो जब इफ एल्स होते हैं आप उसमें कोई कंडीशन चेक करते हैं तो या आप सीधा ही कोड एग्जीक्यूट करते हैं या आप जंप करके आगे चले जाते हैं। लूप में क्या होता है कि आप एक दफ़ा रन करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, और अगर वो कंडीशन हो कि भाई लूप ही चलाना है तो वापस जंप करके बैकवर्ड जंप करते हैं। सो टिपिकली जो बैकवर्ड जंप है, क्योंकि लूप नॉर्मली चलता रहता है ना, लूप कोई 10 का होगा, 20 का होगा, कोई 50 का होगा, डिफरेंट तरह के होंगे, लेकिन ऑन एवरेज तकरीबन 90% ऑफ द टाइम आप बैकवर्ड जंप करेंगे। सिर्फ वो जो लूप से निकलने वाली कंडीशन जब लगेगी, जब आपका वो क्रॉस होगी, उस वक्त आप उससे बाय रहेंगे, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं वो ये है कि रफली 90% ऑफ द टाइम बैकवर्ड जंप ब्रांच टेकन ही होती है, ठीक है। और फॉरवर्ड जंप जो है उसमें 50-50 है, क्योंकि वो आप प्योरली रैंडम है कि डिपेंड करता है कि आपने जो चेक लगाया था वो ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। तो ये फॉरवर्ड जंप की 50-50 चांस होता है, ठीक है। सो जो कुछ जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हैं वो ये कह देते हैं, जो स्टैटिक प्रेडिक्शन है उसमें आप क्या कहते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर ही कुछ सपोर्ट डाल देते हैं कि जो हार्डवेयर को बता दे कि यार ज़्यादा चांस टेकन का है या ज़्यादा चांस नॉट टेकन का है। फॉर एग्जांपल ये मोटरोला का प्रोसेसर है, इसके अंदर उन्होंने डिफ़ॉल्ट में ये रखा हुआ है कि ब्रांच नॉट इक्वल जो है ना वो प्रेफर टेकन है, और ब्रांच इक्वल जो है वो नॉट टेकन है। तो आप अगर कंडीशन लगाते हुए आपका कंपाइलर ये काम करेगा कि अगर बैकवर्ड जंप है तो बैकवर्ड जंप में वो प्रेफर टेकन वाली ब्रांच, नॉट इक्वल वाली ब्रांच लगाने की कोशिश करेगा, और अगर फॉरवर्ड जंप है उसमें बेशक आप उसमें कुछ भी लगा लें, क्योंकि उसमें तो एंड पे ख्याल लेंगे 50-50 है। अच्छा, जो इसी तरह बाज़ ISAs जो हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हैं उनमें आप बिट्स रख सकते हैं, ठीक है, कि आप बिट रख देते हैं कि यार ये बिट बताएगी अगर ये ज़ीरो ही तो इसका मतलब है कि चांस है टेकन होने का, नॉन ज़ीरो ही तो इसका मतलब है नॉट टेकन का, ये कुछ इस तरह का सिमेंटिक डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस तरह ये मज़ीद जो HP का और इंटेल के एक दो प्रोसेसर्स का बताया हुआ है, इनमें स्टैटिक प्रेडिक्शन होती है। तो जो आपका कंपाइलर है जो कोड को कंपाइल कर रहा है, अच्छा स्टैटिक प्रेडिक्शन में भी बाज़ का आप ये कर सकते हैं कि आप कोड को डिफरेंट रन्स करके उसके हिसाब से डाटा जनरेट कर सकें कि यार ये ब्रांच ज़्यादा होने का चांस है या नहीं होने का चांस, और उसकी बेस पे फिर आप जब उससे एग्जीक्यूटेबल बनाएं तो वो उसमें ये कर दें। लेकिन अगेन ऑब्वियसली उसमें फिर ये ओवरहेड आ जाएगा कि सिर्फ कंपाइल नहीं करना बल्कि उसको रन करके भी देखना है और उससे डाटा इकट्ठा करना है और उसके हिसाब से प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है। तो ये जो है ये तकरीबन ये भी रिपोर्टेड है कि और अराउंड 80% तक प्रेडिक्शन चल जाती है इसमें, जो आपकी स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्शन थी सेकंड वाली ऑप्शन। डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन ये है कि आपका हार्डवेयर लर्न कर रही है बेस्ड ऑन प्रीवियस ब्रांचेस जो टेकन है या नॉट टेकन है, ठीक है। अगर आपकी लास्ट ब्रांच टेकन है तो मिसाल के तौर पर एक सबसे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है, आपका कोई कहे कि भाई जिस तरह वेदर फॉरकास्ट करनी है आपने, कोई आप कहे कि भाई कल धूप होगी या बारिश होगी, उसके लिए एक प्रेडिक्टर ये हो सकता है कि आप कहेंगे जो आज चल रहा है ना मौसम में वही कल प्रेडिक्ट कर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सरप्राइजिंगली ये भी प्रेडिक्टर काफ़ी बेहतर चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर धूप है तो अगले दिन धूप होने का काफ़ी चांस होगा, ठीक है। लेकिन फिर जिस दिन बारिश हो जाएगी तो हो सकता है 2-3 दिन बारिश चल रही हो, तो आपने एक दफ़ा गलत हुई, आपने एक दिन का धूप अगले दिन होगी बारिश, तो वो गलत होगी, लेकिन आपने अगले दिन फिर बारिश प्रेडिक्ट करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ये भी एक सिंपल सा प्रेडिक्टर। तो यही काम आप ब्रांच में भी कर सकते हैं कि आपने देखा कि अगर एक दफ़ा ब्रांच हुई तो आपने कहा अच्छा है भाई अगली दफ़ा भी होगी, ठीक है। तो ये सिंगल बिट प्रेडिक्टर है, यानी कि एक बिट आपने रख ली, उसमें बस लिख लिया कि भाई पिछली वाली ब्रांच हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक। तो बेसिकली हम ब्रांच प्रेडिक्टर में दो तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। टेम्पोरल कोरिलेशन यही है कि लास्ट टाइम ब्रांच हुई थी या नहीं हुई थी। तो लास्ट टाइम अगर ये वाली ब्रांच हुई थी तो हम कहेंगे अच्छा यार अगली दफ़ा भी हुई थी, तो ये एक तरीका है। लेकिन हम अभी इससे थोड़ा सा एडवांस तरीका भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। और स्पेशल कोरिलेशन ये है कि पिछली वाली ब्रांच में क्या हुआ था। तो टेम्पोरल में हम सेम ब्रांच को देख रहे हैं कि ये वाली ब्रांच पिछली दफ़ा हुई थी कि नहीं हुई थी।
स्पेशल ये है कि अच्छा अगर 2-3 इफ एल्स लगे हुए थे तो अगर पिछला इफ ट्रू हुआ था तो उससे अगले पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कई दफ़ा ये होता है कि ये कोऑर्डिनेशन में चलते हैं कि एक ट्रू हो तो अगला भी ट्रू होगा और अगला भी ट्रू होगा, या एक ट्रू होगा तो अगला फॉल्स और अगला ट्रू होगा, तो यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंस प्रोग्राम में कई दफ़ा चल रही होती है। तो हम ये दोनों चीज़ों को अगर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें तो हमारा ब्रांच प्रेडिक्टर थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। सो 1 बिट वाला तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि 1 बिट क्या है कि जो लास्ट टाइम हुआ था उसी को प्रेडिक्ट कर दो अगली दफ़ा, ठीक है। अच्छा 1 बिट वैसे इतना बुरा नहीं करता, लेकिन इसमें जो है ना ये वाला कॉर्नर केस तो प्रॉब्लम करता ही है कि मिसाल के तौर पर लूप चल रहा था तो आपने लूप में पहली दफ़ा कहा कि भाई ये ब्रांच होगी, तो 10 दफ़ा लूप चला, लेकिन जब वो एक दफ़ा नॉट टेकन हुआ तो आपने उससे अगली दफ़ा भी नॉट टेकन कह दिया, तो एक के बजाय 2 दफ़ा गलत हुआ, ठीक है। तो वो जो एक के बजाय 2 दफ़ा गलत हुआ है उस 5% को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? उस 5% को इम्प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आप बजाय 1 बिट का प्रेडिक्ट करने के आप ये देखो कि यार अगर 2 लगातार दफ़ा मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई तो तब मैं उसको चेंज करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर एक दफ़ा चेंज हुई तो मैं कहूँगा कि नहीं यार हो सकता है कि ये कहते हैं एक दफ़ा गलत होगी हो लेकिन हम उसको कुछ छोड़ेंगे, ठीक है। तो यही वाला काम जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 बिट का प्रेडिक्टर बना लूँगा तो क्या होगा कि आपने एक दफ़ा टेकन प्रेडिक्ट करना शुरू कर दी तो एक दफ़ा लूप से आप बाहर निकल भी आए तो अगली दफ़ा आप टेकन ही प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि एक गलती पे आप उसको पीनलाइज नहीं करते। तो हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप इसकी 2 बिट की स्टेट मशीन से बना सकते हैं। आप लोगों ने स्टेट मशीन पढ़ी होगी, लॉजिक डिज़ाइन में स्टेट मशीन वगैरह पढ़ी, ठीक है। बासित नहीं बोल गई आपको? पढ़ाई थी लेकिन पढ़ी नहीं, पढ़ाई गई थी लेकिन पढ़ी नहीं है। तो ये खैर वो हम स्टेट मशीन्स की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, हम सिंपल सी बात करें। ये बता रही है टेकन और नॉट टेकन, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेट मशीन ये काम कर रही है कि 2 लगातार अगर आपके गलत होना तब चले। फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट विद टेकन एंड राइट, लेट से हम कहेंगे ब्रांच टेकन हुई है और वो प्रेडिक्शन भी हमारी दुरुस्त थी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ब्रांच टेकन नहीं होती रहेगी तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक दफ़ा नॉट टेकन हो गई, ठीक है, सो इसका मतलब है कि आप इस वाली स्टेट में आ जाए, राइट, क्योंकि ये बता रहा है कि नॉट टेकन आपकी इनपुट है, यानी आपने प्रेडिक्ट किया था टेकन मगर असल में नॉट टेकन हो गई, तो आप उठ के इधर आ गए कि यार मैं टेकन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मगर एक दफ़ा गलत हो चुकी है। तो ये जो रॉन्ग है ये बता रहा है कि पिछली दफ़ा मैंने गलत प्रेडिक्ट की थी, ठीक। अब अगर इधर से दोबारा अगली दफ़ा टेकन नहीं हुई तो आप वापस उसी स्टेज पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब है आप प्रेडिक्ट इधर भी टेक ही कर रहे थे, उधर भी टेक ही कर रहे हैं, तो एक गलत होने पर आपने अपना अंदाजा वो चेंज नहीं किया गैस। लेकिन अगर इधर से दोबारा नॉट टेकन होगी तो इसका मतलब है कि मैं पहले भी नॉट टेकन प्रेडिक्ट कर रहा था, गलत होगी, अब दूसरी दफ़ा भी गलत होगी, तो इसका मतलब है कि अब मुझे अपनी प्रेडिक्शन को बदल लेना चाहिए। तो इस वाली स्टेट में हम कह रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट नॉट टेकन कर रहे हैं, ठीक है, और अब करेक्ट है क्योंकि अब लास्ट टाइम नॉट टेकन हुई थी तो हम इस वजह से इस जगह पर आए। तो जब तक अब नॉट टेकन चलती रहेगी तो हम इसी में रहेंगे। नॉट टेकन से एक दफ़ा टेकन हो गई तो हम कहेंगे कि यार ठीक है मैं अभी भी नॉट टेकन ही प्रेडिक्ट करूँगा जो टॉप वाली स्टेट है, लेकिन वो लास्ट टाइम गलत हुई है। तो एक गलती हुई तो ठीक है, दोबारा अगर नॉट टेकन आई तो आप वापस आ जाएंगे क्योंकि अब आप दोबारा ठीक आ रहे हैं। लेकिन अगर 2 दफ़ा टेकन आ गई यानी उसके आगे दोबारा टेकन होगी तो इसका मतलब 2 दफ़ा आपकी गलत प्रेडिक्शन। तो बेसिकली एक के बजाय 2 दफ़ा की आपने प्रेडिक्शन पे अपने आप को 4 स्टेट्स हैं अगर, ठीक है, तो 4 स्टेट्स कितनी बिट में रिप्रेजेंट हो सकती हैं? 2 बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो हम कामरान ज़रा बोर्ड पे आइएगा, ठीक। तो अब ये हमारे पास 2 बिट्स हो गई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0 0 0 1 1 0 1, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार ये इसको इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकता हूँ कि इसको मैं कहूँ कि ये मेरी प्रेडिक्शन है कि टेकन या नॉट टेकन, राइट, और ये है कि राइट थी या रॉन्ग थी, ठीक है, ये लास्ट टाइम राइट थी या रॉन्ग थी, ठीक।
तो आपको इन 2 बिट्स से ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेट को मैंने 0 0 कह दिया, एक को 0 1 कह दिया, एक को 1 0 कह दिया, एक को 1 1। तो यही इसी को मैं ले सकता हूँ कि टेकन और राइट को अगर मैं 1 1 कह दूँ या 0 0 कह दूँ टेकन और राइट को, ठीक है। तो जहाँ पर राइट रॉन्ग में चेंज हो रहा है उसको 1 बना दूँ, और जहाँ पर टेकन नॉट टेकन में हो रहा है उसको 0 बना दूँ। तो ये बिट्स मुझे बता देंगे कि क्या टेकन है या नॉट टेकन, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। तो ये कर क्या रहा है, 2 लगातार अगर गलत हो तो चेंज कर रहा है, इन शॉर्ट। अच्छा, अब इसको किधर इस्तेमाल करें? हमारा जो हार्डवेयर हमने डिज़ाइन किया था उसके अंदर ये कहाँ पर इस मतलब यूज़ कहाँ से आएगा? तो उसके लिए पहली टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं ब्रांच हिस्ट्री टेबल। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, ब्रांच हिस्ट्री टेबल और ब्रांच टारगेट बफर, ठीक है। तो अभी विल स्टार्ट विद ब्रांच हिस्ट्री टेबल, और बाद में देखेंगे कि ब्रांच टारगेट बफर की क्या ज़रूरत पड़ती है। सो नॉर्मली हमारी जो पीसी है उसको हम इंस्ट्रक्शन कैश को देते हैं। इंस्ट्रक्शन कैश जो है हमें आगे से इंस्ट्रक्शन निकाल के देती है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ब्रांच हिस्ट्री टेबल बना दिया, तो हमारी कोई भी जो ब्रांच आती है उसके लिए हमने रखा हुआ है कि 2 बिट्स रखी हुई है, ठीक है। तो ये 2 बिट्स सिर्फ एक जगह पे 2 बिट्स नहीं है, बल्कि ये 2 बिट्स फॉर एवरी ब्रांच है, जहाँ जहाँ पर भी हमारी ब्रांच आती है, ठीक है। तो वो कैसे रखें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक साइड पे स्ट्रक्चर बना देते हैं ब्रांच हिस्ट्री टेबल का, ठीक है। और उसके अंदर ये जो 2 बिट्स थी ना हमारी, वो रख लेते हैं कि टेकन नॉट टेकन और सही है या रॉन्ग है, ठीक। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसकी एक बिट से कि भाई टेकन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो हमने इधर से इंस्ट्रक्शन कैश को इंडेक्स दिया, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आई, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आई सेम कुछ, अब लेट से मैंने ये फॉर एग्जांपल 2000 एंट्री का बनाया, तो 2000 एंट्री का बनाया तो इसका मतलब है कि आपके पास 11 बिट्स उसके लिए इस्तेमाल होंगे। 10 बिट्स जो हैं वो 1024 एंट्रीज़ के लिए, 2048 एंट्रीज़ के लिए 11 बिट्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसके 11 बिट्स LSBs में उठाऊंगा और देखूंगा कि उस पर क्या प्रेडिक्शन पड़ी हुई है। उस पर प्रेडिक्शन पड़ी हुई है टेकन की, ओके। इधर से जो इंस्ट्रक्शन निकली उसका ऑप कोड देखा कि वो ब्रांच की है भी कि नहीं, ठीक है। अगर तो ब्रांच की है ही नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है और हमने इधर से उसकी प्रेडिक्शन आ रही है टेकन, तो हम उसमें ऑफसेट ऐड कर देंगे। अगर नॉट टेकन आ रही है तो उसमें PC+4 जो भी ऐड करना था वो कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम हो रहा है कि नॉर्मली आपने इंस्ट्रक्शन कैश को देते थे, वहाँ से इंस्ट्रक्शन निकलती थी, उससे पता चल जाता ब्रांच है कि नहीं, ठीक है। और ब्रांच के केस में ये वाला ऑफसेट ऐड करना होता था हमने, राइट। तो हम ऑफसेट ऐड कर देंगे अगर इस ब्रांच के हिसाब से टेकन आ रहा हुआ, अगर नॉट टेकन आ रहा हुआ तो PC+4 जो भी आपका चल रहा था, ये कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल चलते थे कैल। यहाँ की चीज़ ठीक शो, ओके। तो अगर आप 4 के एंट्री का बता दें ब्रांच हिस्ट्री टेबल, यानी कि अभी तो मैंने 2 के का कहा था, अगर 4 के एंट्री का बनाएं और 2 बिट की एंट्री हो तो तकरीबन 80 to 90% ब्रांचेज आपकी प्रेडिक्शन उसकी ठीक होना शुरू हो जाती है, जो इस पे नंबर्स कैलकुलेट किए गए हैं। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। तो ब्रांच हिस्ट्री टेबल क्या है कि हर ब्रांच के लिए, ठीक है। इधर जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि हमें जब PC आ रहा है उससे हमें नहीं पता कि उस PC में ब्रांच है कि नहीं है। हमने तो बस वो इंडेक्स करके जिस तरह कैश में लिखा था हम जाके अपडेट कर देंगे। लेकिन क्योंकि इंस्ट्रक्शन निकलेगी तो हम उसकी बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ब्रांच थी या नहीं थी। तो हम इसको अपडेट भी तभी करेंगे अगर वो ब्रांच थी, और अगर उसको यूज़ भी तभी करेंगे अगर वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन थी, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देंगे सिंपल। सो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन के केस में हम ऑफसेट ऐड नहीं करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि ब्रांच है या नहीं है, ओके। तो ये तो वो हो गई सिंपल जो हमने कहा था कि टेम्पोरल कोरिलेशन कि लास्ट टाइम ब्रांच हुई थी या नहीं हुई थी। स्पेशल कोरिलेशन क्या थी हमारी कि ब्रांचेज एक दूसरे पे भी कई दफ़ा डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस किस्म का कोई इफ एल्स लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर पहला वाला कंडीशन फॉल्स है तो अगर लेस देन 7 नहीं है तो ऑब्वियसली वो लेस देन 5 भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन में कई दफ़ा चलती हैं आपकी ब्रांचेस के, अगर एक फॉल्स हुई तो दूसरी भी फॉल्स होगी, या एक ट्रू हुई तो दूसरी भी ट्रू होगी। तो
इसको हम कैसे, क्या इसके ज़रिए हम पिच, अब पहले तो हम देख रहे थे सेम ब्रांच पे क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि किसी और ब्रांच पे जो इससे पीछे लास्ट ब्रांच हुई थी वो क्या बिहेव कर रही थी, अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करें तो क्या हमारा कोई ब्रांच प्रेडिक्शन की परसेंटेज इंप्रूव होगी या नहीं होगी, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आप ना हिस्ट्री रजिस्टर बनाते हैं जिसमें आप लास्ट ब्रांचेस की प्रेडिक्शन देख रहे होते हैं। ठीक है, सो इसका अगली स्लाइड पे एक तरीका है उसका इम्प्लीमेंट करने का जो पेंटियम प्रो में इस्तेमाल हो रहा था। उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक तो ब्रांच हिस्ट्री टेबल बनाया हुआ है, लेकिन आप इधर देख रहे होंगे कि हमने एक के बजाय 4 ब्रांच हिस्ट्री टेबल बना दी। ठीक है, और ये किया है कि जो लास्ट ब्रांचेस है ना उसके लिए हमने एक शिफ्ट रजिस्टर लगा दिया है कि अगर लास्ट टेकन हुई तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर अगली दफ़ा नॉट टेकन हुई तो ये जो 1 है ये इधर मूव हो जाएगा और नॉट टेकन वाला 0 इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो पिछली 2 ब्रांचेस टेकन थी या नॉट टेकन थी उनका डाटा इस जगह पे पड़ा है। अगर वो दोनों नॉट टेकन थी तो 0 0 आ रहा होगा, अगर दोनों टेकन थी तो 1 आ रहा होगा, अगर एक टेकन और एक नॉट टेकन थी तो 1 0 आ रहा होगा, अगर दूसरी वाली नॉट टेकन और पहली वाली टेकन थी तो 0 1 आ रहा होगा। तो ये आपका काइंड ऑफ पिछली 2 ब्रांचेस के लिए आप सिंगल एक शिफ्ट रजिस्टर आपने लगा दिया। ठीक है, जी, ये तो मैंने अज्यूम किया है ना, ये तो आप जब हार्डवेयर बना रहे हैं तो आप उसमें इसको उलट भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता कि आप टेकन के लिए 1 रखें या नॉट टेकन के लिए 0, ये आपकी अपनी इनकोडिंग है जिस तरह भी रखना चाहिए। ठीक, अच्छा, सो यहाँ तक चीज़ कुछ क्लियर है? ठीक, आप लोगों की एक दूसरे के साथ ही कोऑर्डिनेशन चली जा रही है, इधर से रिटर्न कम्युनिकेशन हो रही है, इधर से कहते हैं पानी वाली कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, बोल मैं हूँ प्यास आप लोग। ओके, सो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ रही है? ठीक, अभी मैं कल परसों ही अपनी बेटी को ये समझा रहा था, वो फर्स्ट ईयर में है, कि कहते हैं जो है ना एक तो कोशिश करें कि आगे बैठे और फोकस से सुने और जो है ना साथ वाली लड़कियों के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन ना करें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपका वो जब अटेंशन स्पैन डाइवर्ट होता है तो उतनी देर में कोई बात निकल जाती है। ठीक है, सो एज ए स्टूडेंट मैं क्लास में जो मशहूर इस तरह का था कि यार ये बंदा पढ़ता नहीं है नंबर फिर भी कुछ ना कुछ ले लेता है, उसकी एक ही वजह थी कि क्लास जो थी ना उसमें मैं अटेंटिव होता था, यानी कि अगर टीचर सही पढ़ाने वाला है ना तो मुझे क्लास में 80-90% ऑफ द चीज़ समझ आ जाती थी। जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसके लिए ऑब्वियसली आप बुक के भी वो सेक्शन पढ़ते हैं, या बुक टीचर सारी चीज़ नहीं कवर कर पाता तो आप बुक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 80-90% ग्रास्प जो था वो क्लास में। बट मैंने देखा है कि ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार मैंने क्लास होती है नहीं होती उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जाकर बुक से पढ़ते हैं और सारी की सारी वहीं से करते हैं, तो क्लास इज़ प्रॉब्ली उनके मेथड में वेस्ट ऑफ टाइम भी एक तरह से हो रहा होता है। लेकिन ये है कि अगर मतलब अटेंडेंस का इशू होता है तो आना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता आपकी क्या टाइप है, लेकिन अगर आप क्लास को अटेंटिवली ले लें तो मेरे ख्याल में किसी कोर्स में बुरे नंबर लेना इतना आसान नहीं है, अनलेस के बिल्कुल ही समझाना ना आता हो टीचर को। बास का ये हो जाता है या आपकी उससे वो वेवलेंथ नहीं मैच करती, बास टीचर जो है उनकी आवाज़ से नींद आना शुरू हो जाती है, जिस तरह आप में से कुछ को मेरी आवाज़ पे आती होगी। ठीक है, और बास का ये होता है कि टीचर को नहीं भी आता होता, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, सो एनीवे, सो कमिंग बैक जी, आप तो मैंने आपको उधर से उतरते हुए देखा था जब आप कंघी कर रहे थे। ठीक है, मैंने उस वक्त कहा तू क्लास में आ जा, भाई कंघी तो हो गई तेरी, ये अब आया क्लास में। आते ही उसने कहा कि डिस्कशन नॉन सीरियस हो रही है तो इसमें तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो जी, सही उसने जो है ना वहीद मुराद वाली पफ बना के पुराने ज़माने की स्टाइल बनाया हुआ है। अच्छा, ओके, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि 2 बिट का प्रेडिक्टर। सो अब हम टेम्पोरल से स्पेशल पे किस तरह के पिछली 2 ब्रांचेस का भी हिस्ट्री है और उन 2 के हिसाब से हर एक हिसाब से अलग हिस्ट्री टेबल पड़ा हुआ है। तो अगर पिछली 2 नॉट टेकन है तो उसके लिए ये हिस्ट्री टेबल है,
अगर ये पिछली एक टेकन एक नॉट टेकन थी तो उसकी प्रोडिक्शन, तो हर एक की अलग-अलग प्रोडिक्शन हमने एक तरह से स्टोर कर। तो ये करने से ना आपकी तकरीबन ये जो है ना 95% करेक्ट हो जाती है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि 90 से 95 में सिग्निफिकेंट गेन था, क्योंकि हमारा जो पीछे हमने जितना बफर रखा हुआ है उस बफर के साइज़ के करीब हो जाते हैं आप प्रेडिक्ट करते करते, ठीक है। तो ये, और ये क्योंकि पेंटियम प्रो में यूज़ होता है तो ये बेसिकली इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप दोनों डायरेक्शन से फैच करने की कोशिश करें। तो ब्रांच में यही है ना कि या आप एक डायरेक्शन में जाएंगे या आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन उसमें मसला ये है कि आप कर ये रहे होंगे कि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स बेसिकली बढ़ा रहे होंगे कि या तो आप मेमोरी की ज़्यादा पोर्ट्स लेंगे, ठीक है, ताकि आप पैरेलल में दो हिस्सों से करें, वो भी आपके लिए थोड़ा सा। फिर दूसरा ये कि आप वो जो फैच दोनों चीज़ें कर भी लेंगे उसमें से 50% इफेक्टिव है, बाकी तो आपको पता है कि या तो ब्रांच टेकन होनी है या नॉट टेकन होनी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप प्रेडिक्शन ही यूज़ कर लें। तो स्पेकुलेशन जो है वो बेसिकली बोथ फेज के बजाय, यानी कि इट्स, अगर आप 95% ऑफ द टाइम ठीक प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड कि आप उस बाकी के 5% के लिए अलहदा से इतना बड़ा हार्डवेयर लगाएंगे, वो भी फैच होती रहे, ठीक। ओके, सो ये तो हमारा था ब्रांच हिस्ट्री टेबल। ब्रांच हिस्ट्री टेबल की एक लिमिटेशन ये है कि ब्रांच हिस्ट्री टेबल आपकी प्रेडिक्शन तो अच्छी दे देता है, मगर ये आपको रिजल्टेंट एड्रेस नहीं बताता, ठीक है। इतने प्यार मोहब्बत भाई ना रखो है, पाकिस्तान है, क्या हो गया, ठीक। तो आपका जो ब्रांच हिस्ट्री टेबल जो है उसमें आपका क्या होगा कि वो प्रेडिक्ट तो करेगा कि ब्रांच टेकन है या नॉट टेकन है, मगर ये नहीं बताएगा कि एड्रेस कौन सा है, ठीक है, क्योंकि उसने तो ये बताना है कि टेकन नॉट टेकन, 2 बिट रखी है ना। एड्रेस जो है वो पीसी के अंदर ऑफसेट ऐड करके ही निकलेगा। तो वो जो एड्रेस कैलकुलेशन है ना उसकी पेनल्टी तो आपको पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कह लें कि जो आपने दो तरह की है, जो सिंपल ब्रांच की है वो जब तक आपकी ब्रांच की एड्रेस कैलकुलेशन नहीं हो जाती उसकी पेनल्टी पड़ेगी, और अगर जंप है तो जंप रजिस्टर जब तक रजिस्टर रीड नहीं हो जाता तो उसकी पेनल्टी पड़ेगी। तो ब्रांच, नॉर्मल ब्रांच में तो पीसी प्लस ऑफसेट होता है, तो ऑफसेट तो इंस्ट्रक्शन से ही निकल आता है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा पहले रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जंप के केस में, जंप रजिस्टर के केस में आपने रजिस्टर जब तक रीड नहीं होगा तब तक नहीं एड्रेस निकले। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम ये भी प्रेडिक्ट कर लें कि ब्रांच हुई या नहीं हुई, लेकिन साथ हम ये भी बता सकें कि ब्रांच होकर जाना किधर है, ठीक है। तो उसके लिए ब्रांच टारगेट बफर यूज़ होता है, ठीक है। सो ब्रांच टारगेट बफर में आप क्या करते हैं कि आप वही इंडेक्स उठाते, ठीक है, और उस इंडेक्स के हिसाब से आप सिर्फ 2 बिट्स नहीं रखते, बल्कि आप क्या कहते हैं कि देखते हैं कि यार जो जब भी ब्रांच आई ना तो आपने ब्रांच का पीसी भी रख लिया और ब्रांच का टारगेट एड्रेस भी रख लिया, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि आपका जब पीसी आया तो आप इंडेक्स करके उधर गए, उधर से उठाकर पीसी देखा कि क्या जो मेरा पीसी है और ये पीसी सेम है, क्योंकि इंडेक्स कई इंडेक्स मैच हो जाएंगे ना सेम एड्रेस पे। तो मैच करने के लिए कि वाकई ब्रांच वाला ही प्रोग्राम काउंटर चल रहा है, आप इंडेक्स करके जाएंगे और देखेंगे कि यार जो मैंने ब्रांच जिस एड्रेस पे आ रही, मिसाल के तौर पर आपका ये कह लेंगे लेट्स से कि 1024 भी वहीं पे मैप होता है और 2048 भी वहीं पे मैप होता है, ठीक है। तो आप जब 1024 से इंडेक्स करके आए तो आपको पता चल गया ये वाली एंट्री है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2048 से आते तब भी इसी एंट्री पे आना था, तो आप हो सकता है 2048 में ब्रांच इंस्ट्रक्शन ही ना होती, ठीक है, 1024 पे होती। तो जब आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई तो आपने उसका पीसी भी सेव कर लिया कि यार ये 1024 वाली जो है ना ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। तो अब जब अगली दफ़ा 2048 आएगा तो आप जब इधर जाएंगे तो आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि इधर 1024 पड़ा होगा। लेकिन जब 1024 दोबारा आएगा तब ये मैच कर जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सेम जो जिस इंस्ट्रक्शन में ब्रांच आई थी वही वाला पीसी पड़ा। और साथ आपने प्रेडिक्टेड टारगेट भी रख दिया कि अगर जो लास्ट टाइम ब्रांच आई थी उसका टारगेट क्या था, ठीक है, क्या वो कहते हैं किस एड्रेस पे जंप करके गई थी, ठीक। तो और ऑब्वियसली वैलिड बिट इसलिए है कि अगर ये खाली है तो उस वक्त आप इसको 0 रख देंगे वैलिड बिट को, तो एंट्री वैलिड हो, मैच कर जाए तो आपके पास डायरेक्टली टारगेट निकला। अच्छा, अब 2 बातें इसमें नोट करने वाली।
पहली ये चीज़ है, अब मोबाइल में मैंने अभी शुरू में एक बात की थी कि सबसे अहम चीज़ जो आप लोगों को 1-2 साल में पता चल जाएगी कि नोबडी केयर्स, ठीक है। अब अगर मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, आप बेशक कर लो, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि व्हाट विल हैपन इज़ कि आपके करियर की वॉट लग रही है, किसी और चीज़ की नहीं लग रही, तो आप वो जो स्लोली उसको डैमेज कर रहे हैं, डोंट डू दैट, ठीक है। आप फ्यूचर है आपका, आप सारे माशाल्लाह बड़े यंग ब्राइट किस्म के लग रहे हो, और हमने पास्ट में देखा हुआ है कि जो भी एफ़र्ट कर जाता है और वो ये काम नहीं करता कि सिंसेरिटी के साथ एफ़र्ट करता रहता है, वो सारे ही माशाल्लाह बड़े ही अच्छी अच्छी जगहों पर। कल मुझे एक स्टूडेंट ने, मेरे पुराने स्टूडेंट ने, जो आप क्वालकॉम में होता है, उसने मुझे इसी कोर्स का वो कहता है कि सर मैं कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, आप ना गेस्ट लेक्चर ज़रूर इसमें रखवाएं। मैंने उसको कहा यार अभी तो मुझे कोर्स ख़त्म करने के लाले पड़े हुए हैं, वो हो जाए, वरना वो कह रहा था कि बाहर से किसी को मंगवा के, यानी कि मंगवा के मीन्स के, सॉरी मंगवा के गलत लफ्ज़ है, बाहर किसी से बातचीत करके उसके साथ एक होता है कि ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर्स रख ले, ताकि आपको थोड़ा सा एक आपका स्कोप ब्रॉड हो के क्या दुनिया में काम हो रहे हैं। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल रिफ्यूज़ कर दिया। तो कहने का मतलब है कि यही अबासीन से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो जाकर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इंशाल्लाह अच्छी जगहों में पहुंचोगे। करना क्या है, फोकस करना है, फोकस लूज़ नहीं करना, ठीक है। सॉरी मैं तुम्हें दूसरी तीसरी दफ़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मेरी बातों को माइंड नहीं करना, ठीक है। मैं मजाक में कई चीज़ें कहता हूँ, ठीक है। चेस्ट पे नहीं लेना, हम कहते हैं कि भाई माइंड नहीं करना। ओके, सो इसमें 2 चीज़ें नोट करने की हैं ब्रांच टारगेट बफर में। पहली चीज़ ये कि जैसे ही पीसी आया है, आपने अगले साइकिल में ये बता देगा कि किधर छलांग लगानी है, ठीक है, कहाँ से अगली इंस्ट्रक्शन फैच करनी है। सो आपको वो जो पेनल्टी पड़ी थी कि रजिस्टर फैच करना पड़ेगा या ब्रांच का एड्रेस कैलकुलेट होना पड़ेगा, जो पिछली स्टेज पे हम देख रहे थे, वो इसने रिजॉल्व कर दी है। लेकिन ब्रांच हिस्ट्री टेबल में 2 बिट्स चल रही थी, इसके अंदर हमने टारगेट पीसी भी रखा हुआ है, एंट्री पीसी भी रखा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंटली बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी हार्डवेयर में कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें लगा रहे हैं, ठीक है। तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, ठीक है। सो आपने तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि आप काम कैसे करता है, ये समझ आ गया सबको, ठीक है। अच्छा, तो अब क्योंकि ब्रांच टारगेट बफर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सो हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लें कि हम ब्रांच हिस्ट्री टेबल भी डाल दें और ब्रांच टारगेट बफर भी डाल दें। ब्रांच टारगेट बफर आपको अर्ली ऑन बता देगा कि जंप करके किधर जाना है। ब्रांच हिस्ट्री टेबल की प्रेडिक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो आपको आगे जाकर पता चला कि ब्रांच हिस्ट्री टेबल ये कहता है कि नहीं यार ये तो कहते हैं गलत ब्रांच होगी, तो आप अपना पाथ करेक्ट कर लें उसकी बेस पर, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बेसिकली ब्रांच टारगेट बफर जो है वो नेक्स्ट साइकिल में बता देगा आपको, उसकी बेस पे आपने प्रेडिक्शन कर दी, पीसी जनरेट कर दिया, और 2-3 साइकिल बाद जब आपको पता चला ब्रांच हिस्ट्री टेबल ने कहा कि नहीं यार ये प्रेडिक्शन तो कुछ और होनी चाहिए थी और इसके हिसाब से ये एड्रेस बनता है, तो आप दरमियान वाली इंस्ट्रक्शंस जो आपने ब्रांच टारगेट बफर की बेस पे की थी उनको किल कर दें और ब्रांच हिस्ट्री टेबल वाली को प्रेफरेंस दे दें, बिकॉज उसकी प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन वो उसको वेट तब तक करना है जिस वक्त तक आपका पीसी कैलकुलेट ना हो जाए, ठीक है। तो जब पीसी कैलकुलेट होकर आ जाए तो तब आप बताएंगे कि यार ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो ब्रांच हिस्ट्री टेबल हो या ब्रांच टारगेट बफर हो, प्रेडिक्ट तो वो बिल्कुल शुरू में करते हैं, लेकिन अपडेट कब होंगे, यानी कब हम अपनी प्रेडिक्शन को अपडेट करेंगे कि वो प्रेडिक्शन ठीक है या गलत है, वो हम एग्जीक्यूशन के बाद करेंगे कि जब एग्जीक्यूट असल में हो गया और असल में पता चला, क्योंकि ये दोनों प्रेडिक्टर ही हैं। इधर जाकर जब आप एग्जीक्यूट स्टेज पे पहुंचे, यहाँ पर जाकर एक्चुअल में कंपैरिजन हुआ कि भाई इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी या इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जो भी आपने कंपैरिजन करना था, तो वो जब एक्चुअल में कंपैरिजन हुआ और पता चला कि यार ब्रांच उसके हिसाब से टेकन थी या नॉट टेकन थी, तो अब ये तो असल में होना है, ठीक है। उससे पता चलेगा कि जो पिछली प्रेडिक्शन थी वो ठीक थी या गलत थी। अगर वो गलत थी तो मुझे अपना वो जो 2 बिट्स को अपडेट करना है वो फिर इधर जाकर करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर वो टारगेट पीसी को अपडेट करना है तो मैंने इधर जाकर करना है एग्जीक्यूट स्टेज। ओके, सो यहाँ तक चीज़
कुछ समझ आ गई? तो दोनों स्ट्रक्चर्स हमें समझ आ गए, ब्रांच हिस्ट्री टेबल भी, ब्रांच टारगेट बफर भी, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है ना, एक तो ब्रांचेस जो थी वो इफ एल्स वाली तो एक तरह की थी, जंप रजिस्टर वाली जो थी वो आपकी 2-3 जगहों पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने सी नहीं पढ़ी हुई, आपने जावा पढ़ी हुई है, उसमें भी स्विच स्टेटमेंट होती होगी, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट होती है, स्विच लगाते हैं, आगे डिफरेंट केसेस होते हैं, जिस तरह सिस्टम वेरिलॉग में भी हमने केस स्टेटमेंट पढ़ी है, मिलती जुलती है, ठीक है। तो जंप रजिस्टर जैसे जो है ना, जो जंप रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन क्या थी कि जंप करो बेस्ड ऑन अ रजिस्टर, कि रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उस पर जंप कर दो। तो ये कहाँ यूज़ होती है? इसके 3 केसेस हैं बेसिकली। पहला केस ये है कि वो स्विच के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके ऊपर जंप करना, ठीक है। तो मतलब स्विच के अंदर आपका केस 1, केस 2, केस 3 जो लगे हुए हैं उनके ऊपर जंप करना। तो अगर तो आप एक केस पे ज़्यादा जाते हैं तो आपका ब्रांच टारगेट बफर या ब्रांच हिस्ट्री टेबल ठीक काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वर्क्स वेल अगर आपका एक ही केस ज़्यादा रिपीटेडली यूज हो। अगर आपके केस वेरी कर रहे हैं तो आपकी पिछली प्रोडिक्शन इतनी अच्छी प्रोडिक्ट नहीं करेगी। दूसरा होता है डायनामिक फंक्शन कॉल। डायनामिक फंक्शन कॉल जावा में होती है कि नहीं होती? जावा में पॉइंटर तो नहीं होते, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपकी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, लेकिन जो कि बेस टाइप की हो, लेकिन इसके अंदर आप डिराइव क्लास की ऑब्जेक्ट्स कॉपी कर दें और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी क्लास है उसके हिसाब से फंक्शन कॉल हो जाती है, ठीक। इसको कहते हैं डायनामिक फंक्शन कॉलिंग। यानी कि आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि एक आपकी बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है, राइट, ठीक है। सो हम ये कर सकते, इसको हम काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप ये है कि आप क्या करते हैं कि आप बेस क्लास की ऑब्जेक्ट्स की एरे बना देते हैं, ठीक है। सी में हम पॉइंटर्स की एरे बना देते हैं, जावा में शायद ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंसेस की होगी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ड्राइव की भी कॉपी कर सकते हैं, बेस की भी कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट टाइप आपका फंक्शन या डिराइव क्लास का कॉल होगा या बेस क्लास। अगर वो आपने डिराइव क्लास की ऑब्जेक्ट डाली हुई है तो उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा, वरना। तो इसकी एक मिसाल ये है कि अगर मैंने एक ये सीन पॉपुलेट करना है पूरा क्लासरूम का, और इसके अंदर मैंने दीवारें भी हैं और पंखे भी हैं, तो इसके अंदर लेट्स से मैं एक शेप की क्लास बनाता हूँ, और शेप की क्लास के अंदर मैं रेक्टेंगल और सर्कल और इस तरह की चीज़ें बनाता हूँ, और मैं हर एक का ड्रॉ का फंक्शन है। तो मैंने जो कुछ भी ड्रॉ करना है ना, वो मैं शेप्स की एक एरे बना दूँ और उसके अंदर जो है रेक्टेंगल, सर्कल, डिफरेंट तरह की चीज़ें कर सकता हूँ, और एक लूप लगा के बस उनके ऊपर ड्रॉ का फंक्शन कॉल कर दूँ। तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ये कर लेगा कि अच्छा अगर आपने उसके अंदर रेक्टेंगल पास की हुई है तो वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा, और अगर उसके सर्कल पास किया हुआ तो सर्कल ड्रॉ कर देगा, ठीक। तो ये इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ। सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक फंक्शन कॉल, ठीक है। किसमें? मुझे जावा सही नहीं आती, ठीक है। तो हाँ, वो भी यही काम है, जी जी जी, वो भी डायनामिक फंक्शन कॉल है, ठीक। तो मुझे सी का सिंटेक्स पता है, तो मैं जिस क्या मदर लैंग्वेज मेरी जो है ना वो सी है, एक्चुअली सी है, C++ फिर हमने खुद ही सीख ली जब हम कर रहे थे। जावा जो है वो मैंने यूज़ की हुई है, बट ये है कि स्पोरेडिकली होता है कि 20 सालों में मेरा ख्याल है कि 5-6 दफ़ा डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर ली होगी, दैट्स इट, ठीक है। बाकी जो है सी भी वैसे C++ भी ज़्यादा टीचिंग में यूज़ कर रहा हूँ, वैसा तो मैं सिस्टम वेरिलॉग या वेरिलॉग में कोड लिख रहा हूँ। ओके, सो ये अगर बेसिकली वो जो आपने वो फंक्शन कॉल करनी थी ना कि ड्राइव क्लास का या नहीं, तो अगर वो डिफरेंट फंक्शन कॉल होने हैं तो उसके हिसाब से जंप जिस जगह पे करनी है वो फ़र्क हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ड्राइव क्लास का कहीं और फंक्शन पड़ा होगा, बेस क्लास का कहीं और पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर तो आप एक ही तरह का ऑब्जेक्ट्स को बार बार कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तब तो ये अच्छा प्रेडिक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप वो ऑब्जेक्ट्स चेंज होती जा रही हैं तो इतना अच्छा प्रेडिक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ जिसके लिए आपका जंप रजिस्टर यूज़ होता है वो सब रूटीन कॉल का रिटर्न है, ठीक है। सो आपको अगर याद हो तो जब हमने अपना सिंगल साइकिल प्रोसेसर बनाने की कोशिश की थी तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हमने ये की थी कि फंक्शन कॉल जो है
उसमें जब हमने वापस जाना होता है तो वो क्योंकि फंक्शन डिफरेंट जगहों से कॉल होता है, सिंपल जंप की इंस्ट्रक्शन जो है ना वो काम नहीं करेगी कि जंप करके जाओ तो हमें पता कैसे चलेगा वापस कहाँ पे आना है। तो उसके लिए हमने जंप एंड लिंक बनाई थी, और जंप एंड लिंक क्या करती थी कि जहाँ पर वापस आना है उसको एक रजिस्टर में सेव कर देते, और फिर जब वापस आना होता था तो हम जंप रजिस्टर करते थे। तो ये वो जो वापस आने वाला जंप रजिस्टर है वो है। तो जंप रजिस्टर के केस में तो हम बिल्कुल ही प्रेडिक्शन इतनी अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सेम प्लेस से तो बार बार नहीं आ रहे होंगे, फंक्शन तो कई जगहों पे कॉल होता है, ठीक है। तो उसके लिए बाज़ यानी जो केस है उसमें तो फिर भी एक तरह के केस एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लासेस में भी आपके एक तरह के क्लास के फंक्शन शायद बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हो, या आप उसकी हिस्ट्री की बेस पे कुछ प्रेडिक्ट कर लो। फंक्शन कॉल में आप कोई बहुत अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके फंक्शन जो है वो 10 जगह से कॉल हो सकता है सेम फंक्शन, और उस हर दफ़ा डिफरेंट जगह पर रिटर्न करना हो। तो इसके लिए फिर बाज़ का एक और स्ट्रक्चर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं सब रूटीन रिटर्न स्टैक, ठीक है। तो हम हार्डवेयर में एक छोटा सा स्टैक बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने वेरिलॉग में एक फाइफो बनाया था ना, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था। स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो आपने पुश किया सबसे आखिर में वो सबसे पहले पॉप होता है, ठीक है। तो आपका जो लेट्स है कि ये आपका एक फंक्शन था ए, वो फंक्शन बी को कॉल करता है, फंक्शन बी सी को कॉल करता है, सी डी को कॉल करता है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन ए कॉल किया, उसने बी को कॉल कर दिया, बी ने सी को कर दिया, सी ने डी को कर दिया। तो रिटर्न में इसका क्या ऑर्डर होगा कि आप आखिर में डी में थे तो सबसे पहले डी रिटर्न होगा, डी रिटर्न करके इस जगह पर आएगा तो सी रिटर्न होगा, सी रिटर्न करके ऊपर जाएगा तो बी रिटर्न होगा, फिर ए रिटर्न होगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मली हमें नज़र आ रहा है कि इसका ऑर्डर रिवर्स है, जिस ऑर्डर में हमारा कॉल होती है उसके ऑपोजिट ऑर्डर में आपका रिटर्न होना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर चल सकता है। तो उसके लिए अमूमन फिर हार्डवेयर में ना हम एक छोटा सा स्टैक बना देते हैं, अमूमन 8 से 16 एंट्रीज का होता है, जिसमें आप सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। पुश करते हैं तो टॉप पे आप इंसर्ट कर दिया या बॉटम पे कर दिया, लेकिन पॉप करते हुए जो आपका लास्ट पुश हुआ है वो आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इधर हम नहीं देख रहे कि कैसे हो रही है, लेकिन बेसिकली जिस तरह हमने फाइफो इम्प्लीमेंट किया था उसी तरह का ये भी काम हो सकता है कि उसमें हम अप डाउन काउंटर से कंट्रोल कर रहे थे। इस केस में हम ये कर सकते हैं कि लिखवाते जाएं और जहाँ पर लास्ट लिखवाया हुआ है वहीं से आप पॉप करते जाएं, उसको डिक्रीमेंट करें पॉप पे, ठीक है। सो पुश पे इंक्रीमेंट करते जाएं, जो रीड वाला पॉइंटर है उसको भी, ठीक है। तो इस तरीके से ओके। चलिए, ये जो येलो स्लाइड्स हैं ये बेसिकली मास्टर्स वाले कोर्स की थी, लेकिन इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। तो 3 हमने मेन चीज़ें पढ़ी। ब्रांच हिस्ट्री टेबल 2 बिट का प्रेडिक्टर लगाकर हमने पढ़ा, जो कि हर ब्रांच के लिए 2 बिट की प्रेडिक्शन थी, टेकन नॉट टेकन और लास्ट टाइम राइट थी या रॉन्ग थी, उसकी बेस पे फिर हमने उसमें ये भी फैक्टर डाल दिया कि पिछली 2-3 ब्रांचेस का इफेक्ट भी डाल दो। तो हमने कहा ऐसे भी 4 लगा दो और 2 बिट का शिफ्ट रजिस्टर लगा दो, जो लास्ट पिछली 2 का बता रहा हूँ पेंटियम प्रो का केस में। फिर हमने ब्रांच टारगेट, हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ी कि लिमिटेशन ये थी कि वो ये बता रहा है कि ब्रांच होने की क्या चांस है, ये नहीं बता रहा कि ब्रांच का एड्रेस किधर है, ठीक है। कि तो एड्रेस के लिए हमने ब्रांच टारगेट बफर पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या किया कि जो भी पीसी आ रहा है उसको कंपेयर करो कि जो लास्ट टाइम इस इंडेक्स पे ब्रांच का पीसी था, अगर मैच करता है तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो लास्ट टाइम उसका क्या एड्रेस था, वो वाला एड्रेस निकालो और उसको इस्तेमाल कर लो, ठीक। ओके, सो और ठीक हो गया। और आखिर में हमने ये कह दिया कि फंक्शन कॉल्स जो हैं वो एक स्पेशल केस हैं जिसमें आपका प्रेडिक्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और वो प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है कि आपने जो जिस सीक्वेंस में फंक्शन कॉल किए हैं उस सीक्वेंस में फंक्शन रिटर्न होते हैं, तो वाई नॉट हम उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर बना लें, ठीक है। कुछ स्लाइड जो हमने स्किप की हैं वो बेसिकली इसी चीज़ को कह रही हैं कि अच्छा सेम पाइपलाइन में सब रूटीन कॉल रिटर्न को कैसे हैंडल करना है, मगर वो थोड़ी सी एडवांस्ड है तो हम उसको भी बैचलर लेवल के कोर्स में स्किप करवा देते हैं। अगर एमएस लेवल का होता तो हम उसको करें, ठीक। अच्छा, जो आपके ब्रांच प्रेडिक्टर है ना वो भी इन ऑर्डर भी हो सकते हैं और आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकते हैं। यानी कि आप ये दोनों आपको सामने बने हुए हैं कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट आपका जो हो रहा है और कमिट, ये तो आपका वो पुराना वाला स्कीम है। लेकिन
आप क्या कर रहे हैं कि स्पेकुलेटिवली फैच कर रहे हैं मगर स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। आपकी ब्रांच जो है ना जब रिजॉल्व होती है उस वक्त तक उसके आगे की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चली होती, ठीक है। तो इसका मतलब इन ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो ब्रांच है ना वो मेक श्योर करती है कि वो तभी एग्जीक्यूट करे जब आपकी उससे पीछे की तमाम इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी। और ये जो हमारा दूसरा था जो आउट ऑफ ऑर्डर वाला था उसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन भी कर जाते हैं ब्रांचेस की, ठीक है। तो हमने दो तरह के पढ़े थे, एक हमने पढ़ा हुआ था इन ऑर्डर इशू वाला, एक हमने पढ़ा हुआ था आउट ऑफ ऑर्डर। सो इन ऑर्डर इशू वाले में आपको याद होगा कि हमारे पास कोई रीऑर्डर बफर वगैरह नहीं होते थे। आउट ऑफ ऑर्डर में हमने रीऑर्डर बफर डाल के हम एग्जीक्यूट करते रहते थे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन आपकी भी हो जाती है, ठीक है। और ब्रांच जो है ना वो रिजॉल्व होती है तब तक आपकी कहते हैं उससे आगे की भी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी क्योंकि आप आउट ऑफ ऑर्डर इशू करें, ठीक है। तो लेटर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी होती है कई दफ़ा, ठीक है। तो वो आपकी जो कंप्लीट तो हो चुकी होती है, लेकिन हमने इसके अंदर ये किया हुआ था कि कमिट को इन ऑर्डर रखा हुआ था। तो वो आपके ब्रांच जब तक वो कमिट नहीं होती तब तक आप रीनेम टेबल पे या जो रजिस्टर फाइल थी उस पर वापस आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल पे नहीं लिखवाते, बल्कि रीऑर्डर बफर के अंदर ही हमने एक्स्ट्रा फील्ड्स बना दी थी जिसमें डेस्टिनेशन आप लिखवाते जा रहे थे। तो ये बेसिकली ये वो वाली चीज़ कह रहे हैं कि जब अगर आपका आउट ऑफ ऑर्डर इशू है तो रीऑर्डर बफर में भी ब्रांच के भी रिजल्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। सो दोनों जो आपकी स्कोर बोर्ड वाली टाइप की हो या कह लो टॉमस हुलो, ये स्कोर बोर्ड टाइप की हैं, ये हमारी टॉमस हुलो या यूनिफाइड रजिस्टर फाइल टाइप की। तो दोनों केसेस में आप प्रिडिक्टर तो सिमिलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन यह है कि आपके पास दोनों केस में भी 10 से 30 स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन होती हैं, लेकिन यह है कि आपको रिकवरी कैसे करनी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन का मैकेनिज्म तो सिमिलर है, उसमें तो ब्रांच हिस्ट्री टेबल, ब्रांच टारगेट बफर चल गया। रिकवरी का मैकेनिज्म कि अगर आपने गलत प्रिडिक्ट कर दिया तो क्या करेंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर इशू अगर हो रहा है तो आपकी ब्रांच से आगे वाली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तो अभी यानी वो राइट बैक हो नहीं सकती जब तक पिछली वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो हम उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो पाइपलाइन में जो भी अगर मिस प्रिडिक्ट हुई थी ब्रांच तो उससे पीछे वाली इंस्ट्रक्शंस की आपने राइट बैक रोका होता है और आपको उस वक्त तक राइट बैक नहीं करते जब तक आपके ब्रांच में कंप्लीट हो जाए। तो आप स्कोर बोर्ड में ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अच्छा अगर ब्रांच आ गई है तो ब्रांच जब तक कंप्लीट कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन इशू ही ना करें जो कि ब्रांच से पहले कंप्लीट हो सकती हो। बात समझ आ रही है? स्कोर बोर्ड में हम यही करते थे ना कि शुरू में ही चेक कर लेते थे कि बाद में हैजर्ड होगा कि नहीं होगा। तो हम शुरू में ही चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि जो ब्रांच से पहले कंप्लीट हो जाए। अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप कहेंगे भाई तू 1 मिनट रुक जा अभी, ठीक है, ब्रांच को 1-2 साइकिल और गुजरने दो, मैं तुम्हें उसके बाद इशू कर दूँ, ठीक है। तो आपने उसको इशू किया, तो जब आपने उसको इशू किया तो वो ऑलरेडी मेक श्योर कर रहा है कि बाद में हैजर्ड नहीं आ सकता। तो अगर ब्रांच आ गई और वो मिस प्रिडिक्ट हुई तो आप पीछे किल कर देंगे, तो क्योंकि वो राइट बैक नहीं होगी तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक। अच्छा, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में क्या है कि आपकी बहुत सी आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस चल सकती हैं और उसमें ब्रांच से आगे की भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है कि उनको कमिट आप इन ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एक तरीका तो है कि हम उसको जो हमने इंटरप्ट्स के केस में किया था ना कि आपके पास कमिट इन ऑर्डर कर दें। जब क्योंकि कमिट इन ऑर्डर कर दिया तो चीज़ ठीक हो गई, लेकिन ब्रांच के केस में और इंटरप्ट के केस में एक फंडामेंटल फ़र्क है। इंटरप्ट के केस में क्या हमने करना होता था कि अगर आपको पता चला कि इस इंस्ट्रक्शन में इंटरप्ट है तो आगे वाली सारी जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करके उनके रिजल्ट रीऑर्डर बफर में लिखे हुए थे, आपने उनकी वैलिड बिट 0 की तो वो कैंसिल हो गए, बात खत्म हो गई। ब्रांच के केस में आपने जब और आपने क्योंकि किल कर दी और अब आप
किसी और जगह पे चले गए जहाँ पर उस इंटरप्ट का हैंडलर चलना था, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, आपको अब उससे परवाह नहीं रही, ठीक है। ब्रांच के केस में आपने अगर मिस प्रेडिक्ट किया तो आप किसी नोन पॉइंट पे वापस जाना चाहते हैं, ठीक है। आपने ब्रांच से आगे 2-4 इंस्ट्रक्शन तो चला ली थी, लेकिन आपकी मिस प्रेडिक्शन से वापस आना है, तो अब जो जिस वक्त आपने ब्रांच प्रेडिक्ट की थी उस वक्त रीनेम टेबल की क्या स्टेट थी, आप उस स्टेट पे वापस आना चाहते हैं। अब ये नहीं है कि आपने किल कर दिया और वापस चले गए, अब आपने वापस उस स्टेट पे आना है जिस स्टेट पे आप उस वक्त थे जब आपने प्रेडिक्शन की थी, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है कि मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये ज़रा सा फाइन पॉइंट है कि हमने ऊपर से गुजरी है। मैं इसीलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात। तेरी वजह से भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इसलिए, हाँ ये भी एक फैक्टर हो सकेगा। तुम जाके एक दफ़ा दोबारा वीडियो में चला कर देखना तो तुम्हें आ जाएगा, लेकिन अभी भी मैं क्योंकि रिपीट कर रहा हूँ तो तवज्जो दो तो शायद समझ आ जाए। ओके, सो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो डिफरेंस है बिटवीन किन दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस, पहली चीज़ ये कि ब्रांच के केस में अगर ब्रांच गलत प्रेडिक्ट हो गई तो आपने पीछे जो रिकवरी करनी है, वर्सेस इंटरप्ट के केस की जो हैंडलिंग थी। इंटरप्ट के केस में हमने ये किया था कि हमने एक कमिट को इन ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। और क्योंकि इन ऑर्डर कमिट हो रहा था तो हमें पता चलता था कि जी इस इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट आया है, इससे पीछे वाली सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इससे आगे वाली जो है वो अभी तक कमिट नहीं हुई, एग्जीक्यूशन सारी कंप्लीट हो गई है। तो एग्जीक्यूशन जो है, अगर मैं इस वाली पे आ जाऊँ, सो यहाँ पर आप क्या करते थे कि एग्जीक्यूट करके रीऑर्डर बफर में रिजल्ट लिखवाते जाते थे। कमिट आप तब करते थे जिस वक्त जिस वक्त आपकी इससे पीछे वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। सो कमिट क्योंकि इन ऑर्डर हो रहा है तो आपको किसी पॉइंट पे पता चला कि इधर इंटरप्ट आया है, तो अब आपने क्या करना है, इस वक्त तक की तो सारी कमिट हो चुकी हैं तो कोई मसला ही नहीं, आगे वाली सारी किल करनी है। तो आपने जो पीछे सारा रीऑर्डर बफर था उसको नल एंड वॉइड किया और आपने कहा कि चलो भी इंटरप्ट हैंडलर पे चले जाओ, तो बात खत्म होगी। जो ब्रांच है उसमें भी हम यही काम कर सकते हैं कि ब्रांच मेरे पास आई तो कमिट पॉइंट में मुझे पता चला कि यार ये वाली ब्रांच जो थी ये तो गलती से मिस प्रेडिक्ट हो गई, वो मेरा प्रेडिक्टर कह रहा था कि ये टेकन होगी, ये तो नॉट टेकन होगी, ठीक है। अब क्या करूँ, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि अच्छा तो आप फिर वही काम कर लो जो इंटरप्ट पे कह रहे थे कि पीछे की इंस्ट्रक्शंस को किल कर दो, ठीक है, जो बाद वाली एग्जीक्यूट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब मसला ये है कि हमने ना सिर्फ वो किल करनी है, लेकिन इंटरप्ट के केस में तो हम उठ के इंटरप्ट हैंडलर पे चले जाते थे तो हमें पीछे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसमें हमने उठ के उस जगह पर जाना है जहाँ पर प्रेडिक्शन ख़राब हुई थी। तो उस वक्त जो आपकी आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल की स्टेट थी या आपके रीऑर्डर बफर की स्टेट थी, आप चाहेंगे कि वो वापस रिकवर हो सके किसी तरह, ठीक है। तो उसको रिकवर करने का कोई तरीका हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मसला ये है कि आपके रीऑर्डर बफर के अंदर एक से ज़्यादा ब्रांचेज हो सकती हैं, ठीक है। तो एक ब्रांच प्रेडिक्ट सही हो रही है, गलत हो रही है, उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो आप सारी जो ये नहीं कर सकते कि सारी की सारी उसको किल कर दें, तो जो एक उसका तरीका ये हो सकता है कि आप मास बिट्स रख लें, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस को जो डिपेंडेंट हैं ब्रांचेस के ऊपर, उन पे मास बिट रख लें और अगर प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो आप उनको किसी तरह किल कर दें, ठीक है। तो एक तरीका ये है जो कि MIPS R10K में यूज़ होता है, ठीक है। और कहते हैं कि उनको आप क्लियर करते हैं जब ब्रांच रिजॉल्व हो जाए और उसको फिर आप नेक्स्ट ब्रांच के लिए रीयूज़ कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है कि आप किसी तरह उनको मार्क कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका, तो उस केस में जैसे ही रिजॉल्व हुई तो आप पीछे उन इंस्ट्रक्शन को किल कर देंगे जो मार्क थी कि यार ये वाली ब्रांच पर डिपेंड करती है, ठीक है। और आप करेक्ट पीसी इसमें डाल दें, ठीक है। दूसरा जो है ना वो आप रीनेम टेबल रिकवरी का मैकेनिज्म कोई आपको डालने की ज़रूरत है कि जो ब्रांच जब आपकी मिस प्रेडिक्ट हुई तो उस वक्त आपने जिस वक्त ब्रांच हुई थी उस वक्त का जो रीनेम टेबल का स्नैपशॉट था वो आपने कहीं पे सेव किया हो। तो इसका मतलब हार्डवेयर में आप
स्नैपशॉट सेव करने की प्रोविजन रखेंगे कि यार जिस वक्त ब्रांच आती है उस वक्त क्या रीनेम टेबल का स्नैपशॉट था, और आप आगे चले जाएंगे। फिर दूसरी आई, आपने दूसरा कर दिया। तो जो ये R10K है, इसमें ऐसे 4 स्नैपशॉट्स सेव करने की प्रोविजन थी। यानी कि आपका एक ब्रांच आई तो आपने एक स्नैपशॉट सेव कर दिया, दूसरी आई तो दूसरा कर दिया, तीसरी आई तो तीसरा कर दिया, चौथी आई तो चौथा कर दिया। अब आपको पता चला कि नहीं यार उनमें से एक ब्रांच मिस प्रोटेक्ट हुई थी, तो मिस प्रोटेक्ट हुई थी तो दरमियान वाली आपने किल की और रीनेम टेबल का स्नैपशॉट वो वाला उठा लिया जो कि उस वाली ब्रांच वाला स्नैपशॉट था। तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पर आ गए। ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना कि कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हुए हम रेज फाइल का स्नैपशॉट रख लें और पीसी सेव कर लें तो हम वापस उसी जगह पे आ जाएंगे, उस तरह ब्रांच प्रेडिक्शन में आपको रीनेम टेबल का स्नैपशॉट सेव करना पड़ेगा और साथ दरमियान वाली इंस्ट्रक्शंस को किल करने का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो मिथ्स R10K में 4 थे, अल्फा में 80 स्नैपशॉट्स हैं हर रीऑर्डर बफर की इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। टोटल बेसिकली बन जाते हैं। तो हर एक के लिए आप एंट्री के लिए आपका एक स्नैपशॉट आपका लगता है। तो यहाँ तक कुछ चीज़ें अब क्लियर होगी। ये आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें ये जो आगे येलो वाले हैं ये हम मिस करा देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा तकरीबन एक ही टॉपिक रह गया, वो स्पेकुलेटिव स्टोर बफर का है, ठीक है। वो छोटा सा है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। येलो वाली तो हम मिस करा रहे हैं ना, ठीक है। अगली पे जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये येलो वाले भी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली हाँ, मिसाल के तौर पर ये जो है ये आपको ये बता रहा है, मतलब ये आपसे मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये अब मिसाल के तौर पर आप दरमियान में 2 वे प्रेडिक्शन अगर आप करें तो उससे भी चीज़ें कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो जाती हैं कि दूसरे वाले पाथ से भी कुछ ना कुछ फैच कर लें, ठीक है। तो इसमें लेकिन मसला ये है कि कैश के स्ट्रक्चर इस तरह नहीं बने होते। तो ये जो ये आपको बता रहा है ट्रेस कैश का एक स्ट्रक्चर कि आप मल्टीपल पाथ से फैच करके और उसको एक कैश लाइन किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आइडिया है, बट विल नॉट काइंड ऑफ कवर इट, ठीक है। हाँ, मास्टर्स में इंशाल्लाह कोई बात नहीं। ये आप इसको हम अभी मिस करा देते हैं ताकि ओवरऑल वो ना हो, ओवरलोड ना हो आप लोगों का। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो अगर ये वाले टॉपिक भी समझ आ गए और कल को आपने ब्रांच प्रेडिक्टर पे काम करना हुआ तो स्लाइड्स आर देयर, आप उससे जाकर देख सकते हैं कि ये एक चीज़ थी और उसको हम सर्च कर लें उसके रिस्पेक्ट। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आप असल में कुछ इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो टिपिकली आप उसके ऊपर उस वक्त जो रिसर्च हो रही होती है वो सर्च करते हैं। सो मिसाल के तौर पर मैंने ब्रांच प्रेडिक्टर इम्प्लीमेंट करना है तो उसका बेस्ट तरीका ये होगा कि मैं सिंपली सर्च करूं कि यार ब्रांच प्रेडिक्शन की क्या स्कीम है। तो इवन गूगल सर्च से आपको कुछ पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो पेपर्स, रिसर्च पेपर आपको बताएंगे। तो टिपिकली हम मतलब मैं जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम के रिसर्च पेपर्स कुछ ढूंढ लेता हूँ और एक एक्सेल शीट बना लेता हूँ जिसमें मैं 2 चीज़ें नोट करता हूँ, ठीक है। एक ये कि वो पेपर का ईयर कौन सा है, तो एक पुराना हो नया हो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, अगर रीसेंट टेक्निक है पुरानी टेक्निक है। दूसरा, आजकल आप गूगल पे सर्च करें ना तो पेपर की साइटेशन भी वो बता रहा होता है, ठीक है। साइटेशन क्या चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर अभी आपने शायद किसी कोर्स में कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखे होंगे, लेकिन बेसिकली आप अगर कोई थोड़ा सा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करें तो आप उससे रिसर्च पेपर एक निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी नया काम किया और आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई पेपर पढ़े ना उसके आखिर में रेफरेंसेस लिखे होते हैं कि यार फ़लाँ पेपर ने ये काम किया हुआ था, फ़लाँ पेपर ने वो काम किया हुआ था, जो आपने अपने लिटरेचर सर्वे में इस्तेमाल किए होते हैं, ठीक है। कि जब आप पेपर लिख रहे होते हैं तो उसका शुरू का सेक्शन होता है एक लिटरेचर सर्वे का कि यार फ़लाँ बंदे ने इस तरह से किया है, फ़लाँ बंदे ने इस तरह से किया है, और आपने वो रेफ़र करके डाले होते हैं नीचे वो साइटेशन। वो जो आखिर में रेफरेंसेस है ना उनको काउंट कर रही होती है। तो अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसकी नंबर ऑफ़ साइटेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक ज़्यादा साइटेड पेपर होता है वो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा क्रेडिबल है। ऑल्दो इसको भी कुछ लोगों ने फेक करने का शुरू कर दिया हुआ है कि वो अगला अपना ही पेपर लिखते हैं और उसी में पिछले पेपर को साइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये एक लिमिटेड नंबर तक है।
तो आपको साइटेशन और ईयर से एक तो आइडिया हो जाता है कि चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप लेट से आपने 20-25 पेपर ढूंढ लिए, तो आप उन सब को डिटेल में पढ़ के समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टिपिकली आप ये कर सकते हैं कि आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें और आइडिया एक समझ लें, और उसके रिजल्ट्स का अमूमन सेक्शंस कंक्लूजन का होता है जिसमें उन्होंने टेबल दिया होता है, परफॉर्मेंस बताई होती है। तो आप वो परफॉर्मेंस को अलहदा से उसी एक्सेल शीट में डालते जाएं कि ये कितनी परफॉर्मेंस कह रहा था। फॉर एग्जांपल ब्रांच प्रेडिक्टर ही मैं कह रहा हूँ, तो ब्रांच प्रेडिक्टर की कितनी परसेंटेज वो कह रहा था कि ये ठीक चल रही। तो उनमें से फिर आप उसको, क्योंकि आपके पास एक्सेल जो गूगल शीट में है, तो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और उसकी बेस पे आपको पता चल जाएगा कि यार ये टॉप 3-4 पेपर्स हैं जिनको मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे समझ आ जाएगी कि वो क्या टेक्निक यूज़ करें। तो आप फिर उस पर 2-4 हफ्ते लगा कर उनको समझते हैं, एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि क्या यार मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और आप हो सकता है कि वही टेक्निक ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व फुली नहीं कर रही, तो अच्छा अब मैं इसमें क्या मज़ीद ऐड कर सकता हूँ कि मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी एडिशन अमूमन हो रही होती है, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जनरली आप जब भी कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में काम करेंगे, आप उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें भी एक लिटरेचर सर्वे का सेक्शन होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिसर्च का तरीका है वो यही है कि आप प्रॉब्लम को ही देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पहले आप देखते हैं कि दुनिया ने क्या किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पूरा जोर लगा के निकालें और पता चले कि यार वो तो पहले ही किया हुआ था, ठीक। तो उस पर उतना दिमाग लगाने के बजाय आप एग्जिस्टिंग तरीके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यू काम टू कि अच्छा यार मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ अपने दिमाग से, तो वो आप बनाते हैं, ठीक। ओके, सो जो आखिरी टॉपिक है ना हमारा इसमें, वो है कि हमने ब्रांचेस को तो हैंडल कर लिया, लेकिन हमने ना लोड स्टोर वाले सेक्शन को उतना ज़्यादा हैंडल नहीं किया था अभी तक, ठीक है। तो कंट्रोल हैजर्ड्स के बाद जो डाटा हैजर्ड्स जो है ना, वो नेक्स्ट बॉटलनेक हैं जो कि हमारी बनते हैं कि डाटा हैजर्ड्स में जो मेमोरी से रिलेटेड आपका लोड स्टोर में करें। तो जो हमारे मॉडर्न सुपर स्केलर हैं उनमें इनको हैंडल करने की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं ताकि आप लेटेंसी बचा सकें। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो स्टोर्स है उसमें एड्रेस और डाटा हमें नोन होता है। तो स्टोर जो है वो अगर प्रोसेसर ने स्टोर की इंस्ट्रक्शन दी है तो प्रोसेसर को रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसने एड्रेस और डाटा दोनों दे दिए और वो आगे जा सकता है, ठीक है। उसको सिर्फ ये ज़रूरत है कि बाद में अगर लोड आया तो मुझे वो डाटा सही सही मिल जाए, लेकिन स्टोर इटसेल्फ प्रोसेसर को नहीं रोकता। लोड में मेमोरी से डाटा उठाने की ज़रूरत है आपको, और जब तक वो डाटा नहीं आएगा तब तक प्रोसेसर को या एटलीस्ट उस पर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को इंतजार करना है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। तो लोड को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ओवर स्टोर, क्यों, ताकि प्रोसेसर रुके ना। तो हम ये वाला काम अक्सर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम स्टोर बफर एक बना देते हैं, ठीक है, और स्टोर बफर में डाटा लिखवा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्टोर बफर, लेकिन अब हम उसको स्पेकुलेटिव स्टोर बफर इसलिए कह रहे हैं कि हम उसका एड्रेस स्पेकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट ऐसे पीछे तो नहीं, एक स्लाइड गुजरी थी, ठीक। सो हम करते ये हैं कि स्टोर के अंदर ना, स्टोर बफर के अंदर हम टैग और डाटा दोनों को स्टोर करवा देते हैं। यानी टैग मीन्स कि उसका क्या एड्रेस है और क्या डाटा उसके ऊपर लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोड को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि लोड आप पहले कर सकते हैं, स्टोर जो है वो इस बफर में हो रहा है, एक्चुअल में भी नहीं हो रहा, ठीक है। एक्चुअल में कैश में बाद में बेशक लिखा जाए, ठीक है। कई दफ़ा आप इसको भी एड्रेस और डाटा वाले फेज को आप अलग-अलग तोड़ देते हैं कि इसमें जो एड्रेस वाला टैग लिखवाने वाला अलग है और डाटा लिखवाने वाला अलग है, एक पहले हो जाए एक बाद में बेशक हो जाए, तो लेकिन रिसोर्सेज को कम यूज़ करें बजाय दोनों का इंतजार करने। लेकिन जब दोनों लिखे गए तो आपने इसको कह दिया कि भाई ये वैलिड एंट्री है, इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, इस पर डाटा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टोर एड्रेस की एग्जीक्यूशन है वो टैग पे लिखवा देती है, स्टोर डाटा की एग्जीक्यूशन जो है वो डाटा पे लिखवा देती है। तो आप स्टोर इंस्ट्रक्शन को दो छोटे ऑपरेशन में तोड़ देते हैं कि एड्रेस लिखवाओ और डाटा लिखवाओ इन दिस बफर, ठीक। और स्टोर कमिट तब होती है जब आपके पास दोनों एड्रेस और डाटा अवेलेबल और उससे पीछे वाले स्टोर्स कमिट हो चुके हो, ठीक है। अगर सारे आप ये पीछे क्या महफिल लगा के बैठे हैं, बात आप आगे ही आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब ये कमिट होती है ना तो आप कहते हैं स्पेकुलेटिव बिट को क्लियर कर देते हैं कि आप ये एक्चुअल में आपके पास वैलिड है और ये आपका कमिट हो गया, ठीक है।
तो स्टोर अबॉर्ड के केस में आप वैलिड बिट को ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो आप स्पेकुलेटिवली स्टोर करते जाते हैं, यानी कि आपके चाहे पीछे आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करते जा रहे थे, अभी कमिट नहीं। मुनीब आप भी थोड़ा आगे आ जाए, मेरा ख्याल है आपको भी थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाता है। मैं भी स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि कौन है, ठीक है। प्रेडिक्शन चल रही है कि ये मस्ती कर कौन रहा है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली यानी कि आपके पास एक स्टोर बफर है जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए आपने एड्रेस और डाटा के माइक्रो ऑप्स पे उसको चेंज कर दिया, उसको लिखवाया और कमिट करने हैं तो आपने उसकी कहते हैं स्पेकुलेटिव बिट क्लियर कर दी कि अब ये असल में डाटा इसके अंदर आ गया है, और अगर अबॉर्ट हुआ तो आप उसको क्लियर कर देंगे। तो स्टोर असल में नहीं हुआ जब तक आपने इन ऑर्डर कमिट ही करेंगे, ठीक है। तो अगर इन ऑर्डर में आपको पीछे कोई एक्सेप्शन आ गई तो आप इसकी एंट्रीज को क्लियर कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ चल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब छोटा सा आपसे सवाल है, तो अगर आपके पास आप लोड की इंस्ट्रक्शन आई और लोड का जो एड्रेस है वो इधर भी मैच हो गया और कैश भी मैच हो गया, तो किधर से हमें उठाना चाहिए? स्टोर बफर से उठाना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है। बाद में स्टोर कैश में भी नहीं लिखा गया, स्टोर बफर में लिखा गया। और अगर दो एंट्रीज मैच हो गई इसके अंदर, ये स्टोर आया, थोड़ी देर बाद एक और स्टोर उसी एड्रेस पे आया, कोई और डाटा लिखवा रहे थे, कौन सी वाली? जो बाद में हुआ है, जो सबसे आखिर में हुआ है, क्योंकि आगे वाली इंस्ट्रक्शन उसको एक्सपेक्ट करी होगी, ठीक है। तो यंगेस्ट स्टोर ओल्डर देन लोड, ठीक है। सो बेसिकली मेमोरी डिपेंडेंसी जो आपकी आती है, इसमें ये हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर मैं स्टोर करवा रहा हूँ और लोड करवा रहा हूँ, तो ये कब हम कह सकते हैं कि ये लोड स्टोर पर डिपेंडेंट है, या ये जब तक हम एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये बेशक रजिस्टर फ़र्क हो लेकिन रजिस्टर के अंदर डाटा सेम हो सकता है ना। तो जो एड्रेस बनेगा अगर वो एड्रेस सेम है तो इसका मतलब है लोड शुड वेट फॉर स्टोर, ठीक है। 2 मिनट है, मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा, ठीक है। सो नहीं, 2 मिनट अटेंडेंस से पहले टोटल 4 मिनट, ठीक है। सो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं लोड और स्टोर को हमेशा ही प्रोग्राम ऑर्डर में करूं, ठीक है। तो जब तक स्टोर होता नहीं है तब तक आप लोड करें ही ना, ठीक है। तो एक ये है कि आप और उसमें आप बाकी एंट्रीज को एक दूसरे से बेशक इंडिपेंडेंटली चलाते रहें। लोड या स्टोर के अलावा जो है वो स्पेकुलेटिव चल रही है, लोड जो है वो पिछले स्टोर्स को हमेशा करें। तो दूसरा ये है कि आप आउट ऑफ ऑर्डर लोड एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, कि आप उसमें ये डिफ़ॉल्ट में ज्यूम कर लें कि ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, ठीक है। और अगर वो मैच कर गए तो हम किल कर देंगे और पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर स्पेकुलेटिव लोड, ठीक है, कि जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आप अज्यूम करेंगे ये 2 अलग एड्रेस हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो एग्जीक्यूट हुए और पता चला कि ये लोड और स्टोर तो सेम एड्रेस पे थे, तो आप इंस्ट्रक्शंस को किल कर दें, ठीक है। और उसमें भी आप जो है ना कहते हैं उस जो चेक करने के लिए आप पार्शियल कंजर्वेटिव चेक भी लगा सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटर महंगा होता है ज़रा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी LSB इसको कंपेयर कर लें, और अगर वो मैच कर गई तो इसमें कभी कभार आप गलत किल कर देंगे, लेकिन गलत किल करने से मसला नहीं होता मसला होता है कि आप सही इंस्ट्रक्शन को किल नहीं। ओके, सो आई थिंक ये आखिरी स्लाइड ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमने तकरीबन कवर कर ही लिया है, तो आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ठीक है।